कीस्टोन हैबिट्स किसी साधारण व्यक्ति को भी बदलने में बहुत कारगर है। वास्तव में विल पावर भी एक मसल की तरह है जो कि थक सकती है। वास्तव में जब हमें अपनी किसी बुरी आदत का पता चलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस आदत को बदलें। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो न्यूयॉर्क टाइम्स के अवार्ड विनिंग ऑथर चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट पर आधारित है। इस किताब में चार्ल्स डुहिग हमें कई वैज्ञानिक खोजों के रोमांचकारी तथ्यों के बारे में बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि आदतें क्यों बनती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। वो ये पता लगाते हैं कि कुछ लोगों और कंपनियों को सालों की कोशिशों के बाद भी बदलाव के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है, जबकि अन्य लोग बड़ी आसानी से रातों रात बदलाव लाने में सफल हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, वजन घटाना, अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देना, अधिक प्रोडक्टिव बनना और यहाँ तक कि क्रांतिकारी सफलता हासिल करने वाली कंपनियां खड़ी करना हमारी इस समझ पर निर्भर करता है कि आदतें कैसे काम करती हैं। इस नई साइंस का उपयोग करके हम अपने बिजनेस, अपनी सोसाइटी और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इस कारण से या तो कुछ वीडियोस 2 या 3 पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं। सन 1990 के दशक में MIT के प्रोफेसर्स चूहों पर एक रिसर्च कर रहे थे, ताकि ये पता चल सके कि हमारे दिमाग में कोई भी हैबिट या आदत बनती कैसे है। इस रिसर्च में चूहों को चॉकलेट के एक टुकड़े तक पहुंचने का रास्ता खोजना था, जो कि एक टी आकार की एक मेज या भूल भुलैया के बिल्कुल अंत में रखा हुआ था। चूहा जब चॉकलेट के टुकड़े को सूंघकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो साइंटिस्ट अपने स्पेशल मशीन्स के जरिए चूहे के दिमाग की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। जब चूहों को पहली बार इस मेज में रखा गया तो उनके दिमाग की गतिविधि बहुत बढ़ गई। चूहे चॉकलेट को सूंघकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तो उन्हें बहुत ही रोचक जानकारी पता चली। जैसे जैसे चूहों ने ये सीखा कि चॉकलेट कहाँ रखा है और ये याद रखा कि वहां कैसे जाना है, तो उनके दिमाग की गतिविधि धीरे धीरे कम होने लगी। काम करने के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है, और ये सभी प्रकार की हैबिट्स और आदतों का आधार है। हैबिट्स हमारे दिमाग की एनर्जी को बचाने और सामान्य कामों को कुशलतापूर्वक करने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि पहल किसी मुश्किल काम को करने में काफी ज्यादा समय और ध्यान की जरूरत होती है। जैसे कि पहली बार चॉकलेट खोजने में चूहों को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसी काम को बार बार दोहराने से वो हमारी आदत बन जाती है। सन 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च से पता चला कि हम रोजमर्रा के लगभग 40% काम आदत या आदतों के आधार पर करते हैं। साधारणतः किसी भी प्रकार के हैबिट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है क्यू। जब आपकी घड़ी का अलार्म बजता है तब अचानक से आपके दिमाग की गतिविधि बहुत बढ़ जाती है और आपका दिमाग ये सुनिश्चित करता है कि उस वक्त कौन सी हैबिट का उपयोग करना है। हैबिट के इस चुनाव को क्यू कहा जाता है। दूसरा है रूटीन, जिसका मतलब है किसी विशेष क्यू के आधार पर आप निश्चित रूप से जो काम करते हैं उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि अलार्म घड़ी के बजते ही आप बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जाते हैं और ब्रश करते हैं। ये सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। तीसरा है रिवॉर्ड, जिसका मतलब है सफलता या उपलब्धि की भावना को महसूस करना। जैसे कि ब्रश करते ही आप बिल्कुल रिफ्रेश यानी तरोताजा और पूरी तरह से सजग महसूस करते हैं। चैप्टर 2, मस्तिष्क की इच्छा, नई आदतें कैसे विकसित करें।
एक सिचुएशन को इमेजिन करें। मान लीजिए पिछले साल आप हर दोपहर अपने ऑफिस के पास किसी कॉफी शॉप में कॉफी के साथ स्वादिष्ट मीठी और चॉकलेटी पेस्ट्री खरीद कर खाते हैं। इसे आप अपने दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद एक रिवॉर्ड या इनाम के रूप में देखते हैं। दुर्भाग्यवश अब आपके कुछ दोस्त आपसे कहते हैं कि आपका वजन पहले से काफी बढ़ गया है, इसलिए अब आप अपनी पेस्ट्री खाने की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। तभी आप कल्पना करते हैं कि बिना पेस्ट्री खाए पहली बार उस कॉफी शॉप के पास से गुजर जाना कैसा महसूस होगा। पॉसिबिलिटी तो ये है कि या तो आप ऐसा सोचेंगे कि आज ये आपकी आखिरी पेस्ट्री है और आप एक पेस्ट्री खा लेंगे, या फिर आप बहुत ही दुखी और उदास मन से अपने घर चले जाएंगे। बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके दिमाग में बुरी आदतों के रिवॉर्ड के प्रति एक क्रेविंग या लालसा बन जाती है। सन 1990 में मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट वॉल्फ्राम शुल्ट्ज ने बुरी आदतों के बनने के कारणों को जानने के लिए एक रिसर्च किया। ये रिसर्च जूलियो नाम के एक बंदर के ऊपर किया गया। जूलियो को एक स्क्रीन के सामने बिठा दिया गया। जूलियो का काम था कि जब भी उस स्क्रीन पर कुछ रंगीन चित्र दिखें तो उसे एक लीवर को दबाना था और उस लीवर के दबाते ही उसके मुंह में एक ट्यूब के जरिए मीठा जूस डाल दिया जाता था। पहले पहल जूलियो ने स्क्रीन पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो सही समय पर लीवर को दबाता था तभी इनाम के रूप में उसके मुंह में मीठा जूस डाल दिया जाता था। ऐसा करते ही उसके दिमाग की गतिविधि बहुत बढ़ जाती थी, जो आनंद या संतुष्टि के भाव को दर्शाता था। जब जूलियो को एहसास हो गया कि स्क्रीन पर दिखे चित्रों को देखकर लीवर दबाते ही उसे इनाम के रूप में जूस मिलता है, तो ना सिर्फ वो स्क्रीन की ओर पूरी तरह से ध्यान देने लगा, बल्कि वैज्ञानिक वॉल्फ्राम शुल्ट्ज ने ये देखा कि स्क्रीन पर उन चित्रों के आते ही उसके दिमाग में ठीक उसी प्रकार की गतिविधि होती है जिस प्रकार की गतिविधि इनाम के रूप में जूस मिलने के बाद होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके दिमाग को इस रिवॉर्ड यानी जूस की आदत हो गई थी। इसके बाद शुल्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदल दिया। अब जब जूलियो चित्रों को देखकर लीवर दबाता था तो या तो उसे कोई जूस नहीं मिलता था या फिर उसे एक बहुत ही फीका जूस दिया जाता था। शुल्ट्ज ने देखा कि अब जूलियो के दिमाग में बिल्कुल अलग तरह की गतिविधि हो रही है जो चिड़चिड़ापन तथा फ्रस्ट्रेशन या निराशा को दर्शाती थी। जूलियो को जब अपना इनाम मिलना बंद हो गया तो वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया, जैसा कि अक्सर सिगरेट, शराब या मीठी चीज ना मिलने पर ज्यादातर लोगों के साथ होता है। चैप्टर 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। परिवर्तन क्यों होता है? सिगरेट पीने की आदत छोड़ने वाला कोई भी इंसान आपसे यही कहेगा कि जब निकोटीन की लालसा होती है तब अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी आदत को छोड़ने का बस एक गोल्डन रूल है, क्रेविंग या इच्छा का विरोध ना करें बल्कि इसकी दिशा को बदल दें। दूसरे शब्दों में कहें तो क्यू और रिवार्ड को वैसे ही रहने दें, लेकिन क्रेविंग के फलस्वरूप उत्पन्न रूटीन या प्रक्रिया को बदल दें। स्मोकिंग पर किए गए कई रिसर्च में ये देखा गया है कि स्मोकिंग की आदत के क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर इसे दूसरी किसी अच्छी आदत से बदल देने पर एक समान रिवॉर्ड का एहसास होता है, जैसे कि पुशअप्स करना, फ्रूट्स खाना या फिर कुछ देर के लिए रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना। इस तरह की प्रक्रिया से स्मोकिंग छोड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम के एक अमेरिकी इंस्टीट्यूशन ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की शराब की लत छुड़ाने में उनकी मदद की है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस आमतौर पर शराब पीने वाले लोगों से पूछते हैं कि शराब पीकर उन्हें कैसा महसूस होता है या वो कौन सी चीज है जो उन्हें शराब पीने के लिए उत्सुक करती है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनके लिए नशे से ज्यादा शराब पीने के बाद होने वाले रिलैक्सेशन और एक चैंपियन या विजेता की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों की शराब पीने की आदत को किसी दूसरी आदत से बदल दिया जिनसे उन्हें सेम एक्सपीरियंस मिलने लगा। उन्होंने उन लोगों को मेडिटेशन करने और मीटिंग में पहले बोलने जैसी आदतों को अपनाने को कहा। रियलिटी में असली विचार ये है कि बुरी आदतों को किसी अच्छी आदत या कम बुरी आदत से बदल लेना चाहिए। चैप्टर 4, मूल आदतें या पॉल ओनील की यशोगाथा। कौन सी आदतें सर्वाधिक महत्व रखती हैं? जब पॉल ओनील 1987 में खस्ता हाल अमेरिका एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ के सीईओ बने तो कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा कि वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्कप्लेस सेफ्टी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि पॉल बची खुची कंपनी को भी बर्बाद कर देंगे। पॉल जानते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बदलने के लिए
सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की आदतों को बदलना होगा। वो ये भी जानते थे कि सभी आदतें एक समान नहीं होती। कुछ आदतों को कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है, जो कि दूसरी आदतों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर इन आदतों पर काबू पाया जा सके या इन्हें बदला जा सके तो दूसरी आदतों में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देने के कारण मैनेजर्स और बाकी कर्मचारियों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को और ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाया जा सकता है और कैसे सभी के सुरक्षा सुझावों पर विचार किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई। एम्प्लॉयज का आपसी तालमेल बेहतर हो गया और कंपनी दोबारा से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। इन्वेस्टर्स के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलावों के कारण सक्सेस मिली। सन 2000 में जब पॉल एल्कोआ कंपनी से रिटायर हुए तब कंपनी की आमदनी पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। कीस्टोन हैबिट्स किसी साधारण व्यक्ति को भी बदलने में बहुत कारगर है। एग्जाम्पल के तौर पर कई रिसर्च से पता चला है कि डॉक्टरों को मोटापे से जूझ रहे लोगों को उनकी लाइफस्टाइल बदलवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब इन लोगों को किसी तरह की कीस्टोन हैबिट को अपनाने को कहा जाता है, जैसे कि अपने दिन भर के खाने पीने की आदतों को किसी जर्नल में लिखना, हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करना या दूसरी कोई पॉजिटिव आदत अपनाने से उनके मोटापे की समस्या जड़ से ठीक होने लगती है। चैप्टर 5, सफलता की आदत जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए। सन 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही फेमस रिसर्च किया जिसे मार्शमैलो रिसर्च भी कहा जाता है। 4 साल की उम्र के बच्चों के एक बड़े ग्रुप को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया। उस कमरे में एक टेबल पर एक मार्शमैलो रखा हुआ था। साइंटिस्ट ने हर बच्चे को ये ऑप्शन दिया कि या तो वे अभी टेबल पर रखे मार्शमैलो को ले सकते हैं या फिर यदि वे केवल 20 मिनट तक इंतजार करें तो उन्हें एक के बदले 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने हर बच्चे को 20 मिनट के लिए उस कमरे में अकेला छोड़ दिया। रिसर्च में पाया गया कि केवल 30% बच्चों ने टेबल पर रखा मार्शमैलो नहीं उठाया। लेकिन इसके बाद रिसर्च का दिलचस्प हिस्सा आया। जब वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद इन सभी बच्चों को ट्रैक किया तो उन्होंने पाया कि जिन बच्चों ने बड़ी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 20 मिनट तक का इंतजार किया था वो अपने स्कूल में सबसे सक्सेसफुल थे और उनके मार्क्स सबसे अच्छे थे। दूसरों की तुलना में वो ज्यादा पॉपुलर थे और उनमें किसी भी नशे की लत की संभावना बहुत कम थी। विल पावर या इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट है जिसे लाइफ के दूसरे फील्ड्स में अप्लाई करके अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। हाल ही में की गई कई रिसर्चेज में भी सेम रिजल्ट्स मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सन 2005 में 8th क्लास के स्टूडेंट्स पर हुए एक रिसर्च से पता चला कि जिन बच्चों के अंदर अधिक इच्छा शक्ति थी यानी कि विल पावर थी, दूसरे बच्चों की तुलना में उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे थे और उनके अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ने की संभावना अधिक थी। तो हम ये अब जानते हैं कि विल पावर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति हमेशा एक समान नहीं रहती। किसी दिन जिम जाना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं दूसरे दिन एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वास्तव में विल पावर भी एक मसल की तरह है जो कि थक सकती है। यदि आप दिन भर ऑफिस में कोई थका देने वाला काम करते हैं तो घर आते आते आपके पास किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं बचती। लेकिन रिसर्च में ये पता चला है कि यदि आप किसी हैबिट को बनाने के लिए रेजोल्यूशन या संकल्प का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक सख्त डाइट को अपनाना, तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लगती है। इसे आप इच्छा शक्ति की कसरत भी कह सकते हैं। चैप्टर 6, संकट की शक्ति, लीडर्स कैसे दुर्घटनाओं और डिजाइन के जरिए आदतें निर्माण करते हैं। नवंबर 1987 में एक यात्री ने लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन पर टिकट लेते समय टिकट कलेक्टर से कहा कि उसने अभी अभी स्टेशन के किसी एस्केलेटर में जलता हुआ कागज का टुकड़ा देखा है। मामले की जांच करने या फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के बजाय टिकट कलेक्टर ने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप अपने काम की जगह पर वापस आ गया क्योंकि उसने सोचा कि ये किसी और की जिम्मेदारी है। ये शायद इतना आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि लंदन अंडरग्राउंड सर्विसेज में सभी एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से डिवाइड किया गया था। इसके फलस्वरूप वहां के कर्मचारियों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट बन गई थी।
वहां काम करने वाले 20,000 कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उन्हें एक दूसरे के डिपार्टमेंट या फील्ड में दखल नहीं देना है। आमतौर पर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस लगभग इसी तरह से काम करती हैं। शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कुछ आदतें बनाई हैं, जैसे कि अपने काम से काम रखना। बहरहाल लंदन अंडरग्राउंड के उस टिकट कलेक्टर ने कुछ नहीं किया और वो अपना काम करने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद ही टिकट हॉल में एक विशाल आग का गोला फट पड़ा और चारों तरफ आग फैल गई। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि आग बुझाने वाला सिस्टम किस तरह से काम करता है। बचाव दल को आने में काफी समय लगा। तब तक कई यात्री आग की चपेट में आ चुके थे। अंततः 31 लोगों को इस आग के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दुखद घटना का मुख्य कारण ये था कि लंदन अंडरग्राउंड में सभी एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करने के बावजूद किसी भी एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के ऊपर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी। इस घटना के बाद लंदन अंडरग्राउंड परिसर में कई सिक्योरिटी संबंधी बदलाव किए गए और आज हर स्टेशन पर एक मैनेजर होता है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी यात्रियों की सुरक्षा है। चैप्टर 7, आप क्या चाहते हैं ये आपसे पहले टारगेट कॉरपोरेशन को कैसे पता चल जाता है। जब कंपनियां आदतों का पूर्वानुमान लगाती हैं, मार्केटियर्स या कंपनीज ने बहुत पहले ही अपने ग्राहकों की आदतों के बारे में जान लिया था ताकि वो ग्राहकों को प्रभावित कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक हैरान करने वाला फैक्ट है कि ज्यादातर लोग जब किसी स्टोर में जाते हैं तो वो राइट मुड़ते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर रिटेलर्स अपने सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को स्टोर के राइट की तरफ रखते हैं। इस तरह की टेक्निक्स काफी कारगर होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए एक तरह से ही काम करती हैं। हालांकि पिछले कई दशकों से टेक्नोलॉजी और डेटा कलेक्शन की मदद से रिटेलर्स बड़ी चतुराई से अपने ग्राहकों को उनके पसंद के अनुसार उन्हें सामान बेचने में सफल हुए हैं। आपने भी ये ध्यान दिया होगा कि जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो तुरंत ही उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स बाकी सारी वेबसाइट्स पर अपने आप आपके सामने आने लगते हैं। जब बात चीजें बेचने की आती है तो कंपनियां इसके लिए हर प्रकार की कोशिशें करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डीजेस किसी भी नए गाने को 2 पॉपुलर गानों के साथ मिक्स करके बजाते हैं ताकि वो नया गाना हिट हो सके। इसी तरह जब कोई नई आदत या कोई नया प्रोडक्ट बिल्कुल पुराने आदत या प्रोडक्ट के समान लगता है तो लोगों द्वारा उसको स्वीकार करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चैप्टर 8, सैंडलबैग चर्च और मॉन्टगोमरी बसों का बहिष्कार। आंदोलन कैसे शुरू होते हैं। सन 1955 में अमेरिका के मॉन्टगोमरी में रोजा पार्क्स नामक एक ब्लैक औरत ने एक व्हाइट आदमी के कहने पर अपने बस की सीट नहीं छोड़ी। इसके लिए रोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह थी कि रातों रात उसका ये मामला बहुत फेमस हो गया। हालांकि ये अपने आप में पहला मामला नहीं था और इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके थे। कई लोगों को पहले भी इस तरह के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। तो फिर रोजा का केस इतना फेमस कैसे हुआ। सबसे पहली बात ये थी कि रोजा को उसकी कम्युनिटी के लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और उसके काफी सारे दोस्त थे। वो कई सारे क्लब्स और सोसाइटी की मेंबर थी और काफी सारे लोग जैसे प्रोफेसर्स और बिजनेसमैन उसे पहले से जानते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ना सिर्फ रोजा को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ा बल्कि इस घटना के खिलाफ पूरे मॉन्टगोमरी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोग बस बाइकॉट की मांग करने लगे। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के कारण आखिरकार डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों से अपील की कि वो प्रदर्शन को बंद कर दें और अपने ओप्रेसर्स को माफ कर दें। उनकी बातों को सुनकर लोगों ने हिंसा बंद कर दी और अपने लिए नए हैबिट्स बनाए, जैसे कि स्वतंत्र रूप से चर्च की बैठकों का आयोजन होने लगा और शांतिपूर्वक प्रदर्शन होने लगे। चैप्टर 9, मुक्त इच्छा का तंत्रिका विज्ञान। क्या अपनी आदतों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। सन 2008 में ब्रायन थॉमस नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का मुकदमा चला। उसके वकील ने कहा कि ब्रायन स्लीप टेरर नाम की एक बीमारी से ग्रसित है। रिसर्च से ये पता चला कि जिस प्रकार स्लीप वॉकिंग में लोग नींद में चलते हैं उसी प्रकार स्लीप टेरर में दिमाग प्रभावी रूप से बंद हो जाता है और लोग अनजानी और डरावनी हरकतें करने लगते हैं। ब्रायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि ब्रायन को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पत्नी को मारने वाला है और इसलिए अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसके अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया हुई। दूसरी भाषा में कहें तो उसने एक हैबिट या आदत का पालन किया। ठीक उसी समय एंजी बैकमैन नामक एक महिला के ऊपर
हेरा कसिनो के मालिक ने लाखों डॉलर उधार रखने के लिए उस पर केस कर दिया। ये औरत पहले ही जुए में अपना घर और अपने लाखों रुपए गंवा चुकी थी। अपने बचाव में एंजी ने कोर्ट में कहा कि वो अपनी आदत से मजबूर है और उसे जुआ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब हेरा कसिनो की तरफ से तरह तरह के ऑफर्स मिले तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अंत में ब्रायन को उसकी बीमारी की वजह से बरी कर दिया गया और दूसरी तरफ एंजी अपना केस हार गई और उसे धोखाधड़ी के आरोप में सजा मिली। ब्रायन और एंजी दोनों के केस में ही उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये उनकी गलत आदतों का नतीजा है। तो फिर उनमें से एक बरी हो गया और दूसरे को सजा कैसे मिली? वास्तव में जब हमें अपनी किसी बुरी आदत का पता चलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस आदत को बदलें। ब्रायन को ये पता नहीं था कि वो अपनी नींद में किसी की हत्या कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एंजी जानती थी कि उसे जुए की लत है, इसलिए वो कसिनो कंपनी के दिए हुए ऑफर्स को अनदेखा करके अपने आप को जुआ खेलने से रोक सकती थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। हम लोग रोजमर्रा के लगभग 40% काम हैबिट या आदतों के आधार पर करते हैं। आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग में क्रेविंग्स या लालसा पैदा करती हैं। बुरी आदतों को किसी अच्छी आदत या कम बुरी आदत से बदल लेना चाहिए। इच्छा शक्ति या विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट कीस्टोन हैबिट है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ग्राहकों की आदतों का फायदा उठाती हैं। जब हमें अपनी किसी बुरी आदत का पता चलता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस आदत को बदलें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके लिए एक दूसरा लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।